हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यराज लॉस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको उन कानूनी अधिकार के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1950 के द्वारा हमारे सभी भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। ये ये मूल अधिकार के तौर पे हैं। ये मूल अधिकार बहुत ही आवश्यक है हर भारतीय वासियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। और किसी भी सरकारें, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, दोनों सरकारें पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाती है कि वो किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन बिना किसी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस के नहीं लगा सकती और न ही ले सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यानी एपेक्स कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, और जैसा कि दिया भी हुआ है हमारे संविधान में कि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज द मेन गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिक के पास अपने 6 मूल अधिकार से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। साथ ही साथ ये भी उनके पास ये राइट है कि जब भी उनके मूल अधिकार या किसी प्रकार का हनन हो, अतिक्रमण हो या किसी के द्वारा मनमानापूर्ण से, अन्यायपूर्ण से अगर उन अधिकारों को छीनता है या उससे उस व्यक्ति को विमुख करता है, तो वो ग्रसित व्यक्ति अपने मूल अधिकार के लिए या तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपने मूल अधिकार का पालन करवा सकते हैं, या वो जिस राज्य में रहते हैं या रहती है वो उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने मूल अधिकार का पालन करवा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, since being the guardian of the fundamental rights of the residents of India, and so it has responsibility to have supervision that none's fundamental right should be infringed or violated or taken away by any state authority as defined in Article 12 of the Constitution of India. लेकिन एक बात ये जानने वाली बात है कि ये जो मूल अधिकार दिए हुए हैं हर अपना नागरिक को, ये अत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये वक्त पड़ने पर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर रीजनल इंस्ट्रक्शंस, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो प्रतिबंध लगा सकती है। खासकर नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये सारे के सारे जो पार्ट 3 में जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये सारे के सारे नेशनल इमरजेंसी यानी अनुच्छेद 352 के लगने पे वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। हालांकि मूल अधिकार सस्पेंड होने के बाद अगर फिर भी कुछ और अधिकार हैं, जैसे लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका पालन अगर चाहे कोई व्यक्ति, तो जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने हिसाब से जैसा उनके अधिकार का हनन हुआ है, वो न्यायालय से अपने अधिकार की मांग कर सकता है। अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से 6 प्रकार के मूल अधिकार है जो हर भारतीय को मिला हुआ है। पहला है समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। इसमें सबसे अहम जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 14, जिसमें कहा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये समता का अधिकार का मतलब ये है कि किसी भी नागरिक को इस आधार पे यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पे उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। खासकर उन सार्वजनिक ठिकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों पर, होटलों पर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर अगर वो व्यक्ति
उसका फीस, रिक्विजिट फीस, जो उपयुक्त फीस है देने को तैयार है, तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि वो विभिन्न प्रकार के जाति का है, धर्म का है, या मूल वंश का है, या जन्म स्थान का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 15 है, जो कि एक विशेष प्रावधान बने हुए हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। अनुच्छेद 16 है, जो कि रोजगार से संबंधित है, चाहे वो स्टेट सर्विस में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में हो, उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को इस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेस, रेसिडेंस एंड डिसेंट के आधार पे इस वजह से भेदभाव नहीं की जाएगी कि वो व्यक्ति उस सार्वजनिक दफ्तर पे अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, एप्लीकेशन करता है, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करता है, तो उसको इस आधार पे सिर्फ अलग नहीं कर दिया जाएगा कि वो विशेष जाति का है, या विशेष धर्म का है, या विशेष लिंग का है, या विशेष रेसिडेंस का है। उसी तरह से अनुच्छेद 17 है, जो कि छुआछूत से दूर करने की बात करता है। हमारे यहाँ छुआछूत का अब कोई भी, यानी अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की वजह से अब कोई छुआछूत की बातें नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 18 जो है वो एबोलिशन ऑफ टैक्सेस की बात करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ राजा महाराजा की जो प्रथा चली आ रही थी आज़ादी से पहले, वो अब भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, उस दिन के बाद से अब कोई टाइटलशिप किसी को नहीं दी जाएगी, सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। ये है कि अपने समुदाय में वो जाए जो कर ले, लेकिन सरकारी मान्यता इन टाइटलों को, इन महाराजाओं को अब नहीं मिलने वाला, जो कि पहले मिला करता था। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार में, राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19 में हमारे पास कई स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, राइट टू हैव पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, right to reside and settle in a part of territory of India, right to move freely throughout the territory of India, right to practice and profession or to carry on any occupations, trade or business, किसी प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी किसी जगह, हम पूरी भारतवर्ष में, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे नागालैंड से गुजरात हो, हम कहीं भी जाकर के सेटल कर सकते हैं, रह सकते हैं, हमें घूमने फिरने में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये आज़ादी हमें मिली हुई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 20, जो कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई दोषित व्यक्ति हो गया है, तो उसी ग्राउंड पे, सेम ग्राउंड पे, सेम फैक्ट पे उस पर दोबारा कोई मुकदमा नहीं चलेगा। एक ये, दूसरा ये कि कोई अपराध अगर करता है तो उस पर सिर्फ वही कानून लागू होगा जिस कानून का उल्लंघन उसने उस अपराध के करते समय किया था, न कि उस कानून के द्वारा जो पहले से लागू था और उसका उल्लंघन नहीं हुआ। इसका मतलब कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का एप्लीकेशन हमारे यहाँ नहीं है। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ डब्ल्यू पार्डा है। और तीसरा एक और है कि किसी भी अक्यूज पर्सन को, आरोपित व्यक्ति को, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने ही खिलाफ साक्ष्य दे, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम टेस्टिमोनियल कंपल्शंस। अगला है अनुच्छेद 21, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास इसलिए है क्योंकि ये बात करता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि बहुत ही अहम है, ज़िंदगी से संबंधित है, आज़ादी से संबंधित है, और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज़ाद देश में अगर किसी नागरिक को आज़ादी नहीं मिलती है, कोई काम करने की, कहीं रहने की, कहीं घूमने फिरने की, कहीं पढ़ने की, या शादी वगैरह, देश जाने की, विदेश जाने की, कहीं भी जाने की अगर आज़ादी नहीं मिलती है, तो फिर आज़ादी का क्या मतलब। और ख़ासकर इस बात को ध्यान रखा गया है कि इसमें अनुच्छेद 21 में किसी भी नागरिक का
उसके लाइफ और लिबर्टी का पूरा ध्यान दिया जाए। और अगर किसी की लाइफ पे किसी प्रकार की अगर आँच आती है, सरकार के द्वारा आती है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस तभी लग सकता है जब वो रीजनेबल हो या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई अपराधी है, उसको बाकायदा ट्रायल चलने के बाद कन्विक्शन होता है, उसमें सज़ा मिलती है, तो अगर सज़ा मिलती है तो उस सज़ा को भुगतने के लिए उसकी लिबर्टी को बाधित करना पड़ेगा। तो सिंस ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो उसकी हम आज़ादी को रोक सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसकी आज़ादी को हम इम्प्रिजन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, तो इसमें अनुच्छेद 21 का वायलेशन नहीं होगा। और किसी और अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से इसके अन्यथा अगर किसी और प्रकार से किसी के आज़ादी को रोकते हैं या उस पर अड़चन डालते हैं, तो वो संविधान के खिलाफ होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 कैपिटल ए। ये हमें कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार देता है, खासकर वो बच्चे जो 6 साल से 14 साल के बीच में हैं। और ये राइट टू एजुकेशन एक ऐसी लायबिलिटी इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर एज वेल एज गार्जियंस के ऊपर कि अपने वार्ड्स को यानी अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच में हैं, उनकी शिक्षा का वो पूरा का पूरा ध्यान रखें। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम विदाउट एनी रीजनेबल नैसर्गिक तर्कपूर्ण आधार पर हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं या उसको हम डिटेन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसके बाद आता है आर्टिकल 22, जो कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से। अगला अधिकार जो हमें मिला हुआ है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, या फोर्स्ड लेबर या चाइल्ड लेबर, यानी कि वो बच्चे जो 14 साल से कम के हैं उनको किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्रीज में काम नहीं कराया जाता, यानी चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये अधिनियम बना हुआ है, ये प्रावधान बना हुआ है, जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का शोषण न कर सके, भले वो बच्चा क्यों हो। अगला है कल्चर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो भी आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, और इसलिए पर्सनल लॉ के द्वारा अधिकतर जो धर्म हैं वो गवर्न होते हैं। जैसे हिंदू है तो हिंदू लॉ के द्वारा, मोहम्मडन है मोहम्मडन लॉ के द्वारा, क्रिश्चियंस हैं, पारसीस हैं, सिख हैं, इन सब की पर्सनल लॉ है। और इसलिए इनको आज़ादी दी गई है कि उनके धर्म में जो भी प्रथा और रीति रिवाज है वो उनके अनुसार वो अपने जीवन शैली को जी सकते हैं, अपने इष्ट देव को पूज सकते हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म के नाम पे जो भी उनकी संपत्तियां हैं, उनके जीने का तरीका है, चाहे जन्म से संबंधित हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, डिवोर्स से हो, मेंटेनेंस से हो, सक्सेशन से हो, जो भी तरीका हो, जो भी धर्म के अनुसार जो करते चले आ रहे हैं उसको वो करते रहेंगे। उस पर रीजनल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि तर्कपूर्ण आधार पे कुछ बंदिश लगाए जा सकते हैं, स्पेशली फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक हेल्थ। सिर्फ पब्लिक जनरल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए ही हम उसे बंदिश लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि 3 ग्राउंड है, मॉरलिटी, हेल्थ एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इसी के आधार पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और कोई भी हमारे पास कारण नहीं है कि हम इनके धर्म की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का पाबंदी लगाएं। और आखिरी है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें हर धर्म की, हमारे देश में विभिन्न धर्म होने की वजह से हर धर्म की एक खास विशेषता है, उनकी खास संस्कृति है, उनकी खास शिक्षा है, यानी कि लैंग्वेज
एंड कल्चर को वो हर धर्म के व्यक्ति को दिया हुआ है कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी उनके अपने व्यक्तिगत या जो धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उसको संरक्षित कर सके। और इसीलिए कल्चर एजुकेशन राइट्स दिया हुआ है जो कि आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक में दिया है। और आखिरी अधिकार जो आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक जाता है, ये कोई विशेष अधिकार देता नहीं है, बल्कि ये वो उन 5 अधिकारों को कैसे हम अमल में लाएं, उसका उल्लंघन न होने पाए, सिर्फ इस बात का वजूद करता है। और इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, यानी कि संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये हर नागरिक को एक राइट देता है कि अगर उसके ऊपर दिए हुए 5 मूल अधिकार यानी कि राइट टू क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चर एजुकेशन राइट्स का किसी प्रकार का उल्लंघन होता है या उल्लंघन होता है या अतिक्रमण होता है, तो वो सीधे आर्टिकल 32 या 32 के अंतर्गत अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपने अधिकारों के लिए कोर्ट से डिमांड कर सकता है और अपने अधिकार को कोर्ट के माध्यम से वो पालन करवा सकता है। ये हमारे कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और अगली वीडियो में मैं और हिंदुस्तानियों को कितने अधिकार और मिले हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। इसलिए प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए। और अगर डिटेल आप जानना चाहें इन अधिकारों के बारे में, इस पे प्रश्न या उत्तर जानना चाहें, आपके खासकर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कृपया करके मेरे वेबसाइट www.satyarajlaws.in पे जो नीचे लिंक दी हुई है आप उस पर देख करके क्लिक कर सकते हैं। आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं। दे आर वेल अपडेटेड विद एजुकेशन केस लॉस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।